हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में आपका हमरा तारजी अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप सभी लोगों को कहने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और ये वक्त हो चला है अब आप लोगों के बीच में आने का और सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो को लाइक कर आने का। हम लोग आप लोगों के पास ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं हर क्षेत्र से और ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली की जीत और लखनऊ की हार, क्या प्लेऑफ में जाने की अब भी उम्मीदें हैं बरकरार? दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में कहा कि अगर शायद वो पिछले मैच में खेले होते तो उनकी टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का अवसर ज़्यादा बेहतर होता। एक कप्तान के तौर पर पंत का ये कहना कितना सही या गलत रहा ये आपकी राय पर छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इस सीज़न में मेज़बान अपने घर में तो शेर तो रही ही है क्योंकि 7 में से 5 में उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि घर से बाहर वो ज़्यादातर मौक़ों पर 7 में से सिर्फ 2 पर जीती हुई है, वो ढेर ही हुए हैं। अगर जीत के बावजूद कैपिटल्स अंतिम 4 की रेस में सही मायनों में बाहर हो चुकी है तो इसके लिए अक्षर पटेल की पिछले मैच में कप्तानी या फिर पंत की गैर मौजूदगी को ही निर्णय फैक्टर मानना शायद सही नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंत ने जिस धमाकेदार अंदाज में आईपीएल के सीज़न की शुरुआत की, आखिरी चरण में पहुंचते पहुंचते उनके बल्ले की चमक भी फीकी पड़ने लगी है, जिसे देखकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की भी थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना के चलते सक्रिय क्रिकेट से दूर रहने वाले पंत ने हर किसी को हैरान करते हुए न सिर्फ शानदार विकेट कीपिंग की बल्कि 446 रन 155 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाए। पंत की रही ये कमी, लेकिन सिक्के का अनदेखा पहलू या शायद नज़रअंदाज किए जाने वाली बात यह है कि जिस पंत ने पहले 9 मैचों में 371 रन 46 रन से ज़्यादा की औसत से 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बनाए, तो वहीं आखिरी के 3 मैचों में औसत 26 और स्ट्राइक रेट 138 पर पहुंच गया। मंगलवार को पंत एक बार फिर से बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनकी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया, तो इसके लिए ओपनर अभिषेक पोरेल और आखिरी ओवर्स के डेथ मास्टर ट्रिस्टन स्टब्स जिम्मेदार रहे। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो उन्हें जिस विकेट का सबसे बेसब्री से इंतजार था वो उन्हें पहले ही ओवर में मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के सनसनीखेज और तेज तर्रार ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्ग बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौटे, लेकिन इसके बाद शाई होप के साथ मिलकर अभिषेक पोरेल ने पारी संभाली। कैपिटल्स को कोच रिकी पॉन्टिंग्स बंगाल के युवा खिलाड़ी के दीवाने हैं और इस आईपीएल के दौरान 2 से 3 मौकों पर उन्होंने पोरेल की जमकर तारीफ की है, जैसा कि वो मुंबई इंडियंस के कोच होने के समय हार्दिक पांड्या की किया करते थे। उस समय पांड्या ने अपनी प्रतिभा का लोहा भी नहीं मनवाया था। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान पोरेल ने मोहसिन खान की गेंद पर छक्का लगाने के बाद अरशद खान के दूसरे ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। दूसरे छोर पर होप ने युद्धवीर सिंह के 2 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। पोरेल और स्टब्स का कमाल लेकिन कभी भी रही। पोरेल के ही 16 गेंदों पर 43 रनों का ये कमाल रहा कि मेज़बान ने पावर प्ले के 6 ओवर्स में 73 रन जोड़कर दबाव पूरी तरह से लखनऊ के गेंदबाजों पर डाल दिया। अगर पोरेल की पारी में कोई कमी रही तो सिर्फ ये कि 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने इसके बाद दर्जन गेंद खेलने के बाद सिर्फ 8 रन ही जोड़े। पोरेल की तुलना में स्टब्स का अर्धशतक बिल्कुल जुदा रहा। पहली 9 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए। मेज़बान के लिए 200 रन का आंकड़ा पार करना काफ़ी दूर दिख रहा था। पोरेल की तरह दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने अरशद खान के 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ डाला। 22 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले स्टब्स की आखिरी ओवर तक टिके रहे और 25 गेंदों पर उनकी 57 रनों की पारी ने ही दिल्ली को 208 रन तक पहुंचाया, जिसके चलते 19 रनों की जीत का आधार तय हुआ। शुरुआत से लड़खड़ाती लखनऊ के लिए शुरुआत इतनी खराब होगी इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को रहा होगा। अनुभवी ईशांत शर्मा इस मैच में इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर उतरे और सही मायनों में वो मैच के सबसे बड़े इम्पैक्ट डालने वाले खिलाड़ी साबित हुए। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और दीपक हुडा जैसे टॉप ऑर्डर को ईशांत ने पूरी तरह से झकझोर डाला। अपने पहले 3 ओवर में ही ईशांत ने विरोधी टीम का काम तमाम कर डाला। जब अक्षर पटेल ने खतरनाक एस्टोनियस को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया तो मेहमान टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो गया था। यहां से दिल्ली को 100 रनों वाली एक बड़ी जीत की उम्मीद भी जगने लगी थी, जिससे उनका नेट रन रेट और बेहतर हो सकता था। जब लखनऊ के लिए जीत की जगी उम्मीदें, मिडिल ओवर्स में लखनऊ के लिए निकोलस पूरन 61 रन 27 गेंदों पर 4 छक्के और 6 चौके की मदद से ने ताबड़तोड़ पारी खेली, तो निचले क्रम में अरशद खान के अर्धशतक 33 गेंदों पर 58 रन जिसमें 3 चौके से अहम 5 छक्के थे, उन्होंने अनायास एक चमत्कारिक जीत की उम्मीदें भी जगा दी।
हालांकि आईपीएल के आखिरी ओवर में 23 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिरी विकेट की साझेदारी में ऐसे कमाल कम ही देखने को मिलते हैं और इस मैच में भी आखिरकार वही हुआ। मैच खत्म होने के बाद पंत और उनके साथी अरुण जेटली स्टेडियम में स्थानीय समर्थकों को टी शर्ट और गेंद जैसे उपहार देते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था भले ही अंक गणित के लिहाज से उनकी टीम टूर्नामेंट में अंतिम 4 की रेस में अब भी बाकी है, लेकिन हकीकत में उनका दावा अब आईपीएल के सीजन में खत्म हो चुका है। पहले 2 सीजन में गुजरात टाइटंस की तरह प्लेऑफ में पहुंचने वाली लखनऊ की टीम भी अब गुजरात, मुंबई, पंजाब और कैपिटल्स की ही तरह खिताब जीतना तो दूर की बात है, प्लेऑफ के बारे में भी सोच नहीं सकती है। आईपीएल 2024 वो 5 कारण जिनकी वजह से गुजरात टाइटंस ट्रॉफी की रेस से हुई बाहर। पिछले सीजन के फाइनल में खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 की दौड़ से बाहर हो गई है। सोमवार रात अहमदाबाद में बारिश की वजह से कोलकाता के खिलाफ उनका मैच रद्द कर दिया गया था और इसके साथ ही जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी गुजरात के पास प्लेऑफ में पहुंचने की थी वो खत्म हो गई। इस तरह मुंबई और पंजाब के बाद गुजरात तीसरी टीम है जो टाइटल की रेस से बाहर हो गई है। हालांकि गुजरात के पास एक और मैच बचा है, लेकिन 11 अंकों पर खड़ी ये टीम जीत कर भी 13 पर ही पहुंचेगी, जो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए नाकाफी होगा। पिछले 2 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाली गुजरात टाइटंस इस साल के निराशाजनक खेल से टीम के फैंस भी हताश हैं। साल 2022 में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस ने पहले ही बाजी में खिताब जीत लिया था। वहीं पिछले साल वो चेन्नई में फाइनल में डीएलएस मेथड से हारे थे और फिर भी दूसरे स्थान पर आकर सम्मानजनक पोजीशन बनाई थी। आखिर क्या वजह रही कि इस साल गुजरात के प्रदर्शन में ऐसी गिरावट देखने को मिली? शुभमन गिल का बैटिंग फॉर्म। पिछले सीजन गुजरात के नंबर 2 पर रहने की सबसे बड़ी वजह थी शुभमन गिल का फॉर्म। उस साल गिल ने 17 पारियों में लगभग 60 की औसत से 890 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। गिल के बल्ले से पिछले साल 33 छक्के निकले, जिससे उन्होंने इस लिस्ट में तीसरा स्थान दिया। 60 का औसत और 158 की स्ट्राइक रेट ने निश्चित किया कि गुजरात को लगभग हर मैच में अच्छी शुरुआत मिली और टीम के पास रनों की कोई कमी नहीं रही। लेकिन इस साल गिल की बैटिंग में वो धार नहीं दिखी। अब तक 12 पारियों में उन्होंने 426 रन बनाए हैं। उनका औसत 60 से गिरकर 38 पर आ गया है और स्ट्राइक रेट में भी कमी देखने को मिली है। गिल ने 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक लगाया, जिसकी वजह से उनका औसत थोड़ा सुधर गया। नहीं तो पहले 10 मैचों में जब गुजरात की जीत की ज़रूरत थी तो गिल का बल्ला खामोश ही रहा। हालांकि साई सुदर्शन ने 500 से ऊपर रन बनाकर कुछ भरपाई ज़रूर की, लेकिन गुजरात की बैटिंग औसत रही। मोहम्मद शमी का ना होना गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी रही मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी। इसी साल फरवरी में खबर आई कि स्विंग और सीम बॉलिंग के मास्टर मोहम्मद शमी बाएं टखने में चोट की वजह से आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। गुजरात के लिए ये बेहद बुरी खबर थी, क्योंकि पिछले साल उनकी गेंदबाजी की बागडोर शमी के हाथों में ही थी। 2023 में 17 पारियों में शमी ने 18.64 की औसत से 28 विकेट लिए थे। उनकी इकोनॉमी 8.03 की रही, जो कि मॉडर्न T20 में अच्छा माना जाता है। पिछले सीजन औसत हर 14वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिल रहे थे और 2 बार उन्होंने एक ही पारी में 4 विकेट निकाले। जिस तरह गिल बैटिंग में शानदार शुरुआत दिलवा रहे थे, उसी तरह शमी भी गेंदबाजी में गुजरात को जल्दी बढ़त दिला रहे थे। लेकिन इस साल ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि शमी नहीं थे और दूसरे गेंदबाजों ने उनकी कमी पूरी नहीं की। गेंदबाजी में धार नहीं। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी में गुजरात को सिर्फ शमी की कमी खली, टीम के बाकी गेंदबाजों ने भी पिछले साल में काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है। पिछले सीजन सबसे अधिक विकेट लेने की लिस्ट में पहले 3 खिलाड़ी गुजरात के थे। मोहम्मद शमी ने तो 28 विकेट लिए ही थे, उनसे सिर्फ 1 विकेट कम यानी 27 विकेट 2 गेंदबाजों को हासिल थे। मोहित शर्मा ने चौका देने वाली 13 की औसत से 27 विकेट लिए, जबकि राशिद खान ने 20 की औसत से 27 विकेट गिराए। इन दोनों की इकोनॉमी भी 8 के दायरे में ही रही, यानी वो विकेट भी ले रहे थे और किफ़ायती भी साबित हो रहे थे। इनके अलावा नूर अहमद ने भी 16 अहम विकेट लिए थे। अब जरा इन गेंदबाजों के इस साल के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। मोहित शर्मा 13 विकेटों के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 20वें नंबर पर हैं। उनका औसत भी लगभग 2 गुना हो गया है। राशिद खान ने 12 पारियों में सिर्फ 10 विकेट लिए हैं और नूर अहमद ने 8। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि गुजरात की बॉलिंग का असर पिछले साल से लगभग आधा रह गया है। गुजरात के विदेशी खिलाड़ियों का ना चल पाना, चाहे बल्लेबाजी में डेविड मिलर हों या राशिद खान, दोनों के बल्ले पिछले साल के मुकाबले इस साल कम गरजे। इनके अलावा केन विलियमसन और हजरत उमर जाई की बैटिंग ने भी निराश किया। बल्लेबाजी में पिछले साल विजय शंकर और साहा जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने भी अच्छा योगदान दिया था, जो इस साल नदारद दिखा और वो प्लेइंग 11 से भी निकाले गए। वहीं गेंदबाजी में भी राशिद खान, नूर मोहम्मद, जोशुआ लिटिल और जॉनसन जैसे गेंदबाजों ने कुछ खास नहीं किया। आईपीएल की टीमों पर नज़र डालें तो वो टीमें बढ़िया प्रदर्शन करती हैं, जिनमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ी दोनों अहम योगदान देते हैं। लेकिन गुजरात के लिए इस साल ना तो भारतीय खिलाड़ी चले और ना ही विदेशी खिलाड़ियों ने उनकी भरपाई की। हार्दिक पांड्या की कमी।
गुजरात टाइटंस की पहले 2 साल की सफलता में उनकी टीम का रिलैक्स माहौल और खिलाड़ियों का खुश दिखना एक बड़ी वजह मानी गई थी। टीम में इस माहौल को बनाने में कोच आशीष नेहरा के साथ साथ तब के कप्तान हार्दिक पांड्या का भी बड़ा रोल था। लेकिन इस साल हार्दिक पांड्या ट्रांसफर में मुंबई इंडियंस चले गए। उन्हें वहाँ वैसी सफलता नहीं मिल पाई है जैसा उन्होंने गुजरात के साथ हासिल किया था, लेकिन नुकसान गुजरात का भी हुआ है। शुभमन गिल में वो करिश्माई कप्तानी नहीं दिखी है जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में झलकती थी। बतौर खिलाड़ी भी पांड्या ने पिछले साल अच्छा योगदान दिया था। बल्लेबाजी में भी वो आमतौर पर तीसरे नंबर पर आते थे और उन्होंने गुजरात के लिए 346 बहुमूल्य रन बनाए। इस साल गुजरात ने कप्तान और बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को बुरी तरह से मिस किया। गुजरात के पास अब इस साल एक मैच बचा है। गुरुवार को वो अपना आखिरी मैच हैदराबाद के साथ खेलेंगे, जिन्हें क्वालिफाई करने के लिए शायद जीत की ज़रूरत होगी। टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी गुजरात की टीम अपने लिए गर्व के लिए खेलेगी और हैदराबाद को हराकर उनके रंग में भंग डालना चाहेगी। देखना है कि क्या गुजरात टाइटंस के पास इतनी ताकत बची हुई है या नहीं। सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास CPR यानी करंट पल्स रेडियो में। आपसे दोबारा मुलाकात होगी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो लैंडमार्क पर। थैंक यू सो मच।